नमस्कार, गुड मॉर्निंग स्वदेश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम। इस साल का ये आखिरी कारोबारी हफ्ता और हमने देखा कि अमेरिकी बाजार तो बंद है। क्रिसमस की छुट्टी है। आज बॉक्सिंग डे के मौके पर भी अमेरिकी बाजार बंद रहेंगे। एशियाई बाजारों में भी आज हम देख रहे हैं कि कुछ बाजार बंद ही हैं। आज चीन और हांगकांग की बाजार बंद है। तो जो क्यूज आएंगे वो बहुत, हम ये कह सकते हैं कि बहुत कुछ पुख्ता नहीं आएंगे, लेकिन निश्चित तौर पर गिफ्ट निफ्टी 1400 के पार जाकर कारोबार कर रहा है। पिछले हफ्ते की अगर हम बात करें तो निफ्टी ने करीब 300 अंकों की रेंज में पूरा का पूरा हफ्ता बिताया है। आप देखिए, हल्की सी तेजी है 30-32 अंकों के आसपास की, 21,400 के आसपास है गिफ्ट निफ्टी का। लेकिन अगर हम शुक्रवार के सत्र की बात करें अमेरिकी बाजारों के लिहाज से, तो वहां से किस तरह के संकेत आए हैं, क्रूड को लेकर, गोल्ड को लेकर क्या संकेत हैं और कौन से आंकड़े अहम हैं जो बाजार को थोड़ी मोड़ी दिशा देने की काबिलियत रखते हैं, ये सब कुछ बताने के लिए ग्लोबल मार्केट का चेक लेकर हमारे सहयोगी विश्व मोहन हमारे साथ जुड़ गए हैं। विश्व, बताइए क्या संकेत हैं ग्लोबल बाजारों से? एशियाई बाजार जैसा आप कह रहे थे, ज्यादातर बाजार एशिया में आज बंद है, चाहे वो हांगकांग हो, चाइना के बाजार बंद हो। हालांकि निक्केई आज खुला हुआ है, हालांकि सपाट वहां पे शुरुआत हुई है। कॉस्पी की बात करें तो वहां पर भी धीमी शुरुआत हुई है। लेकिन अमेरिकी बाजार, हालांकि 3 दिन की छुट्टी थी वहां पर, अब फ्राइडे के सत्र की बात करें तो यहां पर दायरे में ही कारोबार दिखा। डाउ में हल्की कमजोरी दिखी, S&P 500, नास्डैक में हल्की तेजी दिखी। S&P अब करीब 0.25% ही अपने रिकॉर्ड क्लोजिंग से दूर है और इंट्राडे हाई से सिर्फ 1% की दूरी है। अब देखते हैं, इस हफ्ते वो भी पूरा हो जाना चाहिए। लेकिन पूरे हफ्ते की अगर बात करें तो अमेरिकी बाजार में लगातार 8वां हफ्ता था जब तीनों ही इंडेक्स में तेजी के साथ बंद हुए हैं। S&P 500 में लगातार 8वें हफ्ते तेजी का जो दौर है, ये 6 साल में पहली बार हुआ है। वहीं डॉ के लिए ये लगातार 8वें हफ्ते का जो तेजी का दौर था, ये 4 साल में पहली बार हुआ है। तो अच्छा हफ्ता था। जिस तरह से शिफ्ट चेंज हुआ है फेडरल रिजर्व का, उन्होंने अपने टोन को चेंज किया है, डोविश टोन की तरफ जा रहे हैं और लग रहा है कि 2024 में 3 बार ब्याज दरें घटेंगी, उसका फायदा यहां पर मिल रहा है। और पूरे ही साल 2023 बहुत अच्छा अब तक रहा है। अगर कुछ डेटा की बात करें तो जो सबसे ज्यादा नजर रहती है इन्फ्लेशन के नंबर और रिटेल सीपीआई के बाद, तो वो पीसीई के नंबर रहते हैं। वो काफी महंगाई के आंकड़ों के लिए ये भी फेड काफी क्लोजली से मॉनिटर करता है। वो नंबर हालांकि अनुमान के मुताबिक थे। नवंबर पीसीई के जो नंबर थे वो 0.1% मंथली आधार पर बढ़ोतरी दिखी, जो बाजार भी यही अनुमान लगाकर चल रहा था। हालांकि सालाना आधार पर 3.32% की ग्रोथ दिखी, बाजार का अनुमान था 3.3%, तो वो भी इनलाइन ही था, कोई दिक्कत नहीं है। एक अच्छी बात यह हो रही है कि जो अमेरिकी बाजारों की रैली चल रही है, इसमें स्मॉल कैप जो के इंडेक्स है वो भी काफी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। रसेल 2000 जो वहां का स्मॉल कैप इंडेक्स है, वहां भी लगातार छठे हफ्ते तेजी दिखी। अन्य संकेतों की बात करें, जैसे जैसे फेड का रुख नर्म हुआ है, उससे यूएस का 10 ईयर बॉन्ड यील्ड वो नीचे की तरफ आ रहा है, करीब करीब 4 महीने के निचले स्तर पर है। अगस्त के आसपास, जुलाई के आसपास का ये लेवल था। डॉलर इंडेक्स भी लगातार नीचे आ रहा है, 101 के आसपास आ गया है। ब्रेंट क्रूड की बात करें तो कई छोटे जो मार्जिनल प्रोड्यूसर है वो तो उत्पादन बढ़ाना शुरू ही कर दिए हैं। अमेरिका में भी रिकॉर्ड उत्पादन हो रहा है। उससे रेड सी, लाल सागर की जो चिंता है वो कम हुई है, उससे आज ऊपरी स्तरों पर दबाव है। $80 जाने के बाद शुक्रवार को हमने 80 तक जाते भी देखा, अब 79 के आसपास आ गया है। कॉमेक्स गोल्ड में स्थिरता दिख रही है, 2070 के आसपास है, लेकिन बाकी संकेत आज भी फेवरेबल दिख रहे हैं। लेकिन ग्लोबल क्यूज बहुत ज्यादा नहीं है अभिषेक, तो एक दायरे में ही कारोबार हो सकता है। बिल्कुल, ग्लोबल क्यूज ज़्यादा नहीं है। हालांकि अमेरिकी बाजार खुलेंगे, ये एक करेक्शन कर देते हैं। विश्व मोहन ट्रैक करते हैं यूएस मार्केट्स को और बाकी ग्लोबल बाजारों को भी बहुत अच्छे से। लेकिन जो आंकड़े हैं हम कह सकते हैं कि हमारे पक्ष में हैं। बॉन्ड यील्ड को लेकर चिंता नहीं है। क्रूड कहीं ना कहीं $80 के नीचे ही बना हुआ है, $79 के आसपास के भाव हैं क्रूड के। और डॉलर इंडेक्स की बात करें, 101 का आंकड़ा है डॉलर इंडेक्स का। लेकिन एफआईआईज के और डीआईएस के आंकड़े क्या कर रहे हैं वो आपके सामने स्क्रीन पर लेकर आएंगे। उसके बाद हम ये समझेंगे कि आज निफ्टी की चाल क्या होगी। डिम्पी हमारे साथ थोड़ी देर में बस जुड़ ही जाएंगे। एफआईआईज की कैश मार्केट में हमने करीब 2800 करोड़ रुपए के आसपास की सेलिंग हमने देखी है और उसके अगेंस्ट डीआईआईज की आप देखिए 2166 करोड़ रुपए की बाइंग आई है। तो जो एफआईआईज की बिकवाली है, काफी हद तक उसको ऑफसेट करने का काम किया है डीआईआईज ने। इंडेक्स फ्यूचर में थोड़ी सी सेलिंग है एफआईआईज की तरफ से 225 करोड़ की, लेकिन इंडेक्स ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो 14,000 करोड़ रुपए की भारी भरकम बाइंग है। स्टॉक फ्यूचर में 6,232 करोड़ की और स्टॉक ऑप्शंस में 1,169 करोड़ रुपए की हमने बाइंग देखी है एफआईआईज की तरफ से। तो
कैश के आंकड़े को अगर आप छोड़ दीजिए तो वहां पर भी बाकी जगहों पर ठीक ठाक सपोर्ट आ रहा है एफआईज की ओर से। लेकिन निफ्टी बैंक के आंकड़े क्या कहते हैं, कहां पर सपोर्ट है, कहां पर रेजिस्टेंस है, आज किस तरह से बाजार खोलेंगे और बाजार की आज चाल क्या होगी, ये सब कुछ बताने के लिए हमारे सहयोगी डिम्पी कालरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। लास्ट वीक हमने देखा कि 300 अंकों के आसपास का दायरा था निफ्टी के लिए और कहीं ना कहीं दिशा की तलाश हो रही थी। ये बताइए कि आज थोड़ा सा, अब ये हफ्ता भी छोटा ही है, 4 दिनों का ही सत्र है, चूंकि एक्सटेंडेड वीकेंड हो गया और नए साल की तैयारी है तो थोड़े से एफआई छुट्टी पर होते भी हैं। आप ही बताइए कि आज निफ्टी और निफ्टी बैंक के लिहाज से दिन कैसा रहने वाला है? देखिए, ये हफ्ता छोटा भी है अभिषेक, और इस हफ्ते के अंदर डेरिवेटिव एक्सपायरी भी है, ये बात भी नहीं भूलना चाहिए। और इस बीच मार्केट के अंदर जो रेंज है ना, वो अपनी दोनों चीजें पक्की कर रही है, अपना रेजिस्टेंस भी पक्का कर रही है और अपना सपोर्ट भी पक्का कर रही है। और ये लो वॉल्यूम का भी पहला सूचक होता है। अगर आप वॉल्यूम वगैरह भी चेक करेंगे तो पार्टिसिपेशन आपको हल्की सी कम दिखेगी, हालांकि उतनी भी कम नहीं है जितनी कम एक्सपेक्टेड थी। दो हिस्सों में मैं इसका जवाब देता हूँ कि आज मार्केट के अंदर क्या होगा। पहला, जिनके पास पोजीशंस खड़ी है उनको जरूर ट्रेल भी करना चाहिए और रोल ओवर भी करना चाहिए, क्योंकि मार्केट के पास अभी कोई ऐसे सिग्नल नहीं है कि जहां से वो बहुत ही बुरी तरह से पिटने वाला है या फिर उसके अंदर बहुत बुरी तरह से प्रॉफिट बुकिंग आने वाली है। छोट मोट प्रॉफिट बुकिंग 100-150 पॉइंट की मार्केट के अंदर चलती रहेगी। ये बुल फेज का एक हिस्सा भरी होता है। कैसे, तो 300 वाला तो बिल्कुल इंट्राडे का रखे, 200 थोड़ा स्विंग वाला रखे, और 2100 या 21,000 वाले जो रेंज के स्टॉप लॉसेस हैं वो थोड़े पक्के वाले रखे, जो मंथ टू मंथ काम करते हैं इंडाइसेस के अंदर। आते हैं रेजिस्टेंस पे। रेजिस्टेंस क्या पक्के हुए हैं? देखिए, 400 और 500 वाली रेंज पक्की हो चुकी है रेजिस्टेंस के, और मैक्स टू मैक्स जाएंगे तो 550 भी एक पक्का रेजिस्टेंस का एरिया है। तो जब तक आप इसको पार नहीं करेंगे, मार्केट के अंदर अब एक नई जर्नी आएगी नहीं, और नई जर्नी के लिए आपको नई सपोर्ट, नया ऊर्जा, नई खबर, नया सब कुछ चाहिए। तो इस एक्सपायरी में जो इम्पैक्ट आना था वो काफी हद तक आ भी चुका है। तो इसलिए इस रेजिस्टेंस और इस सपोर्ट के बीच बीच में मार्केट ना केवल आज बल्कि आगने वाले 2-3 दिन में काम करेगा। थोड़ा वॉलेटाइल इसलिए होगा क्योंकि एक्सपायरी है, अदरवाइज वैसे कुछ नहीं है। और रोल ओवर के नंबर भी हमने चेक किए, करीब 33% का निफ्टी का रोल ओवर है, जो कि काफी कूल है इस समय, और करीब 37-38% का रोल ओवर बैंक निफ्टी का, ये भी एवरेज का ही रोल ओवर है। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ रोल ओवर उसमें भी नहीं दिख रहा अभी। तो फिलहाल तो रेंज रहेगी। ऑप्शंस के अंदर काम करने वाले जो भी करें वो इंट्राडे ही करें, ना ही कैरी करें, ना ही वो पुट्स को लेके जाए, ना ही कैरी और कॉल्स में ज्यादा लंबा पोजीशन रखें। जो भी करें वो इंट्राडे ही करें। दूसरी एक बात, अगर किसी को स्टॉक स्पेसिफिक काम करना है तो कोशिश कीजिएगा आप नई सीरीज के अंदर ही काम कीजिएगा। इस सीरीज के अंदर आपके कहीं पैसे फालतू में लग ना जाए, ब्लॉक ना हो जाए, फिर आपको रोल ओवर की कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, क्योंकि कोई बड़ा मोमेंटम 2-3 दिन में आने की लगता नहीं है कि चांसेस आपको दिखेगा जो कि डाइसिस को ऊपर ले जाएगा। हमने सेक्टोरियल रोल ओवर के नंबर वगैरह भी चेक किए हैं, तो एनर्जी के अंदर, आईटी के अंदर और स्लाइटली मेटल्स के अंदर थोड़ा रोल ओवर पॉजिटिव हो रहा है। तो आप इस एरियाज में से अपने शेयर्स को चुन लीजिएगा। और थोड़ा नेगेटिव रोल ओवर है, अगर आपके पास शॉर्ट्स की पोजीशंस पड़ी हुई है तो भी आपके लिए मैं बता देता हूँ, उसके अंदर एफएमसीजी के अंदर, फार्मा के अंदर और इनके अंदर, और थोड़ा बैंक्स के अंदर इस बार थोड़ा नेगेटिव रोल ओवर जा रहा है। तो ये सारे सेगमेंट भी होंगे जो कि नोटिस किए जाएंगे इस एक्सपायरी और इस पूरे वीक के अंदर। तो ये कुल मिला के मार्केट्स का हाल था। ठीक है, शुक्रिया डिम्पी। तो बाजार एक रेंज में रहेगा और आपको अगर ट्रेड करना है, जो डिम्पी सलाह दे रहे हैं, तो आपको इंट्राडे ही फोकस करना चाहिए। रोल ओवर्स की बात करें तो आईटी में, मेटल्स में बढ़िया रोल ओवर्स हैं, फार्मा एफएमसीजी में भी हम देखने की थोड़े से रोल ओवर्स नेगेटिव हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि सेक्टर स्पेसिफिक आपको रणनीति बाजार में किस तरह से बना के चलनी है। और ये हफ्ता चूंकि एक्सपायरी वाला भी है, कहीं ना कहीं थोड़े से वॉल्यूम थिन होते दिखेंगे, एक रेंज का ही मार्केट रहेगा। तो ये जरा समझ लेते हैं कि आज आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए और कौन से स्टॉक्स में आपके लिए मौके बनेंगे। रेगुलर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, बहुत शुक्रिया आपका, गुड मॉर्निंग। बताइए आज निफ्टी में और निफ्टी बैंक में क्या सलाह देंगे आप, किस तरह से ट्रेड करना है? गुड मॉर्निंग अभिषेक, देखिए जिस तरीके से मार्केट में लास्ट वीक वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा रही, एंटिसिपेशन ये है कि ये वॉलेटिलिटी एक्सटेंड हो सकती है, कंसिडरिंग कि अब थोड़ा सा म्यूटेड एक्शन दिख रहा है ग्लोबल फ्रंट पे भी, जहां से अपने को क्लूज आ रहे थे।
और एक हेल्दी कंसोलिडेशन एक्सपेक्टेड भी था कहीं ना कहीं 7 वीक के अप मूव के बाद। तो अब बट ये रेंज थोड़ी सी ब्रॉडर होती हुई नजर आ रही है, अनलाइक जैसे पहले होता था कि टाइम वाइज कंसोलिडेशन देख रहे थे। लास्ट वीक हमने देखा कि मार्केट में ब्रॉडर स्विंग्स देखने को मिले। तो 21,500 बेसिकली ब्रॉडली ये रेंज एंटिसिपेटेड है कि मार्केट्स में ट्रेड करेगा। तो यहाँ पे लोअर बैंड के पास आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए व्हेन इट कम्स टू इंडेक्स पोजिशनल ट्रेड के लिए, और अपर बैंड के पास आपको प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिलेगी। तो अकॉर्डिंगली आपको प्लान करना चाहिए। बैंकिंग थोड़ा सा वॉलेटाइल ज्यादा है अभी, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा मिक्स ट्रेंड जो है प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स की वजह से उसमें थोड़ा सा वॉलेटिलिटी आता रहेगी। बैंकिंग को आप अवॉइड करिए और स्टॉक स्पेसिफिक ज्यादा बेसिकली फोकस एरिया करने की जरूरत है आपको। तो यहाँ पे देखिए दोनों ही नाम बाय साइड पे होंगे। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि काफी लंबे टाइम बाद एफएमसीजी और फार्मा जो डिफेंसिव थे उन्होंने काफी अच्छा स्ट्रेंथ दिखाया था लास्ट वीक। एंटिसिपेटेड है कि ये मूव कंटिन्यू रहेगा। और लॉरस लैब इसमें काफी लंबे टाइम बाद एक रिवर्सल पैटर्न फॉर्म हुआ है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे आप 438 तक के लेवल्स के लिए लॉन्ग कर सकते हैं 402 के स्टॉप लॉस के साथ। दूसरा जो कंसिस्टेंट परफॉर्मर है फ्रॉम द रियलिटी स्पेस डीएलएफ, यहाँ पे कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है। 745 तक के लेवल्स नजर आते हैं। 706 के स्टॉप लॉस के साथ इसको भी आप लॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, तो अजीत की तरफ से ये दो स्टॉक्स लॉरस लैब और डीएलएफ खरीदारी को लेकर। लॉरस के लिए जो टारगेट है 438 का, स्टॉप लॉस है 402 रुपए का। और डीएलएफ की बात करें, हमने अच्छा मोमेंटम इसको पकड़ते हुए देखा था शेयर को, और प्रॉपर्टी स्टॉक्स में अच्छी हमने रैली भी देखी है। डीएलएफ 706 रुपए का स्टॉप लॉस और टारगेट इसके लिए होगा 745 रुपए का। ये दो बाई कॉल्स आज के सत्र में अजीत की तरफ से। अजीत, बहुत शुक्रिया आपका आज समय देने के लिए। लेकिन खबरों के दम पर कौन से शेयर एक्शन में रहेंगे, और इसके अलावा हम देख रहे हैं कि आईपीओ मार्केट गुलजार है, आज ढेर सारे लिस्टिंग्स भी हैं, तो उसका भी अपडेट लेंगे। शरद हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, गुड मॉर्निंग। शुरुआत करेंगे खबरों वाले शेयर से, बताइए कौन से हैं। जी बिल्कुल, गुड मॉर्निंग अभिषेक। तो सबसे पहले बात करें तो रिलायंस फोकस में रहने वाला है। यहाँ पे रिपोर्ट्स आ रही है कि नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट जो है डिज्नी के साथ साइन हो चुका है। अब वो ऑफकोर्स इंडिया ऑपरेशंस के मर्जर के ऊपर रहने वाला है, जहाँ पे कंपनी जो रिलायंस की कंपनी रहने वाली है उनकी आम 51% स्टेक होल्ड करेंगे। एंड ऑफकोर्स कैश और स्टॉक इन दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा, और जो डील क्लोजर है वो फरवरी तक हो सकती है। इन्फोसिस भी फोकस में रहने वाला, और यहाँ पे उनका $1.5 बिलियन का जो था, आप कह सकते हैं एक पोटेंशियल डील था, मास्टर एग्रीमेंट था, अब वो डील कैंसिल हो गया है। देखा जाए तो ये लगभग आप कह सकते हैं 12,000 से 13,000 करोड़ के बीच का ये बड़ा आंकड़ा था, और एक बड़ी ग्लोबल कंपनी के साथ ये एमओयू साइन हुआ था, अब वो रद्द हो चुका है। पेटीएम में भी रिपोर्ट्स आए हैं, और यहाँ पे जो है ले ऑफ्स देखने मिल सकते हैं अगले 2 से लेकर 3 महीने में, स्पोक्सपर्सन ने कहा है। और एक्सक्लूसिवली जो है लगभग 1000 का ये आंकड़ा हो सकता है, और इसका जो स्पोक्सपर्सन ने कहा है ये एआई ऑटोमेशन के कारण हुआ है। अब एआई ऑटोमेशन में जो है टेक में जब भी एआई आती है तो लोगों की जो ज़रूरत होती है फिजिकल लोगों की, वो अब कम हो जाती है, और कंप्यूटर जो एआई होता है वो भी काम करते हैं। तो इसके कारण जो है एक टाइप से कॉस्ट सेविंग ज़रूर देखने मिल सकता है, लगभग 10 से लेके 15% का एम्प्लॉय कॉस्ट को लेके। विप्रो की भी बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे जो है एक रिपोर्ट्स आ रही है कि वो क्लैरिफाई किए हैं कि जो संजय जलोना जी हैं, जो एमडी और सीईओ थे एलटी इन्फोटेक की, उनकी रिपोर्ट्स आ रही थी कि वो ज्वाइन करने वाले हैं विप्रो, लेकिन वो जो है सारी रिपोर्ट्स को जो है खारिज कर दिया गया है और डिनाई कर रहे हैं विप्रो ने। यूपीएल भी जो है लगभग 4200 करोड़ रुपीज़ जो है जुटाने वाली है राइट्स इशू के ज़रिए, और अगर ये पूरे जो है बोरोइंग्स पे लगाती है, ये जो कैपिटल रेस करते हैं, तो जो ओवरऑल कर्ज है वो लगभग 12% गिर सकता है, और जो टोटल बोरोइंग करंटली है लगभग 35,000 करोड़ का है। ऑरोबिंदो फार्मा भी फोकस में रहेगा। यहाँ पे यूएस एफडीए को 10 ऑब्जर्वेशंस दिए हैं उनकी यूएस इंजेक्टेबल्स फैसिलिटी के लिए। नेगेटिव इम्पैक्ट ज़रूर देखने मिल सकता है, लेकिन याद रखें इस फैसिलिटी में काम अभी शुरू नहीं हुआ है, यानी कि कमर्शियल ऑपरेशंस अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं। अनंत राज एक एनसीआर बेस्ड का प्लेयर है आपके रियल एस्टेट में और आपका रेसिडेंशियल कमर्शियल दोनों एस्पेक्ट में है, और यहाँ पे उन्होंने जो है अपनी कुछ इंपॉर्टेंट आउटलुक्स शेयर की हैं। अशोक एस्टेट की जो प्रोजेक्ट है, बड़ी प्रोजेक्ट है इनकी, दिसंबर 2025 में कंप्लीट होगा। वही बिरला नव्या जो बिरला एस्टेट्स के साथ उनका जेवी है, वहाँ पे जो है 4 फेजेज़ में उनकी टाउनशिप लॉन्च करेंगे, और डेटा सेंटर कैपेसिटी जो उनकी खुद की है, और उसके कारण भी स्टॉक में एक री रेटिंग देखने मिली है हाल ही में। वहाँ पे वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले 4 साल में कैलेंडर ईयर 22 और 26 में से 38% का CAGR देखने मिलेगा, और ये आंकड़ा जो है बड़ा है। स्वान एनर्जी भी फोकस में रहेगा, जो हाल ही में हम पता होगा कि इंसॉल्वेंसी से निकल के आई है और बाज़ार का इसमें बहुत इंटरेस्ट है। यहाँ पे कंपनी फंड रेज
कि जो है 28 दिसंबर को एक इम्पॉर्टेंट मीट रखने वाली है। और इसके अलावा अरमान फाइनेंशियल सर्विसेज स्मॉल कैप कंपनी है, लेकिन 230 करोड़ रुपए जो है जुटाए हैं इन्होंने क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स में। और जो बड़े आंकड़े या बड़े नाम आते हैं वो इंक्लूड करते हैं आपके सुंदरम म्यूचुअल फंड, वाइट ओक, बोफा, सोसाइटी जनरल जैसे दिग्गज प्लेयर्स। ठीक है, तो खबरों के दम पर आज बहुत सारे शेयर फोकस में रहेंगे। पेटीएम, रिलायंस, यूपीएल, इन पर निश्चित तौर पर एक्शन आज हमें देखने को मिलेगा। लेकिन शरद, फटाफट ये भी जरा बता दीजिए कि लिस्टिंग को लेकर एक्शन कहां पर होगी? लिस्टिंग को लेकर 3 अहम आईपीओ, तीनों मेन बोर्ड हैं। मुथूट माइक्रोफिन आईपीओ प्राइस जो था 291, सब्सक्रिप्शन 12 टाइम्स, ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से 10 से 15% का लिस्टिंग गेन, माइल्ड लिस्टिंग गेन है। वही मोतीसन ज्वेलर्स की बात करें तो यहाँ पे आईपीओ प्राइस 55 का, पर सब्सक्रिप्शन आंकड़े बढ़े थे, 170 गुना से ज़्यादा थे। और जो ग्रे मार्केट प्रीमियम कह रहे कि 100% या उससे प्लस है, उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग देखने मिल सकता है। और वही सूरज एस्टेट डेवलपर्स की बात करें तो आईपीओ प्राइस 360 का था, सब्सक्रिप्शन लगभग 17 गुना था। और एक्सपेक्टेड है कि एक मिले जुले माइल्ड लिस्टिंग देखने मिल सकती है, फ्लैटिश या माइल्ड, यानी कि 5% का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। तो ओवरऑल जो है 2 माइल्ड लिस्टिंग और एक बड़ा लिस्टिंग जो एक्सपेक्टेशंस है आज के 3 लिस्टिंग्स में। ठीक है, 3 लिस्टिंग पर आज फोकस होगा और ये पूरा का पूरा महीना, या फिर हम यूं कहें कि पूरा का पूरा साल ही आईपीओ मार्केट के लिहाज से काफी एक्शन भरा रहा है। तार का रुख कर लेते हैं कि वहां पर कहां पर मौके बन रहे हैं। हमारे साथ जुड़ गए एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज की वंदना भारती। वंदना, गुड मॉर्निंग। बताइए कहां पर मौके हैं आज? जी अभिषेक, गुड मॉर्निंग। मुझे लग रहा है कि आज बाइंग के मौके मिल सकते हैं यहाँ पे काफी बढ़िया। और नेचुरल गैस कमोडिटी है जहाँ पे बहुत बढ़िया कंसोलिडेशन के साथ एक अपसाइड देखने को मिल रहा है। तो 216 के करीब यहाँ पे बाइंग करनी है। 221 का टारगेट रखना होगा, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 214 का। दूसरी कमोडिटी ऑफ कोर्स यहाँ पे गोल्ड है, जिसपे हम लोगों ने बहुत तेजी आता हुआ देखा है। आज भी ये तेजी बरकरार रह सकती है। 62,850 के करीब यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। 63,100 के करीब प्राइसेस फिर से जा सकता है। स्टॉप लॉस जरूर लगाना होगा 62,750 का। ठीक है, शुक्रिया वंदना। तो नेचुरल गैस और इसके अलावा गोल्ड, इस पर रिकमेंडेशन है वंदना की। और गोल्ड के लिए जो टारगेट बनेगा वो है 63,100 का। बढ़िया है। लेकिन ब्रोकरेज रिपोर्ट्स कौन सी आई हैं जहां पर आपकी नजर आज होनी चाहिए, जहां पर बड़े एक्शन की उम्मीद है? बताने के लिए वामाक्षी हमारे साथ है, हमारी सहयोगी। वामाक्षी, बताइए कहां फोकस होगा आज? जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम बीएल के साथ। हम देख रहे हैं कि सीएलएसए की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और इनके एक्सपेक्टेशंस है कि कंपनी अपनी FY24 की ऑर्डर इनफ्लो गाइडेंस को बीट कर सकती है। इनफ्लोज इनफैक्ट करीब 7 गुना बढ़े हैं ईयर टू डेट। और गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी अच्छा पुश नज़र आ रहा है मेक इन इंडिया को लेकर। काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी अभी भी बाकी है और इनफैक्ट काफ़ी बड़े ऑर्डर्स के लिए कंपनी बिड करने वाली है। तो ओवरऑल इन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए सीएलएसए ने बीएल पर अपनी खरीदारी की राय को तो बरकरार रखा ही, मगर अपना टारगेट प्राइस बढ़ाकर 207 रुपये प्रति शेयर पर कर दिया है। इसके अलावा जे कुमार इंफ्रा भी फोकस में रहेगा। सीएलएसए का कहना है कि काफ़ी इनएक्सपेंसिव प्ले है ये। हाई ग्रोथ अर्बनाइजेशन केपेक्स को लेकर करीब $2 बिलियन का इनके पास बैकलॉग है और इनफैक्ट करीब 2 टाइम्स टॉप लाइन ग्रोथ पोस्ट करने के लिए ये कंपनी काफ़ी अच्छी तरीके से प्लेस्ड है। और ओवरऑल इन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए सीएलएसए ने जे कुमार इंफ्रा पर खरीदारी की राय को बरकरार रखा है और टारगेट प्राइस भी सिग्निफिकेंटली बढ़ाकर 720 रुपीज़ प्रति शेयर पर कर दिया है। इंडिया मार्ट इंटरमेश अगला स्टॉक रहेगा हमारे रेडार पर। इक्विरिस की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और उनका कहना है कि काफ़ी मजबूत लॉन्ग टर्म ग्रोथ के प्रॉस्पेक्ट्स नजर आ रहे हैं। 17% का रेवेन्यू और 22% का ईबिटा कैगर भी इन्हें नजर आ रहा है FY23 से लेकर FY28 तक। और लार्जली ये जो ग्रोथ नजर आएगी वो सेल्स एफिशिएंसी और इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से नजर आ सकती है। तो इन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए इक्विरिस ने इंडिया मार्ट इंटरमेश पर लॉन्ग की राय के साथ कवरेज शुरू की है। इसके अलावा कैनफिन होम्स पर फोकस करेंगे। मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि इक्रा ने अपनी लॉन्ग टर्म रेटिंग को अपग्रेड किया है काउंटर पर AAA पर। ये डेवलपमेंट काफ़ी पॉजिटिव है प्रॉफिटेबिलिटी के फ्रंट पर और इसके अलावा कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स भी कम हो पाएंगे। ओवरऑल ये जो लो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स है कंपनी यूज़ कर पाएगी लोअर यील्डिंग सेगमेंट्स को टारगेट करने के लिए और उनकी लोन ग्रोथ भी इसी की वजह से एक्सेलरेट हो सकती है। तो ओवरऑल इसी के चलते मॉर्गन स्टैनली ने अपनी ओवरवेट की राय को बरकरार रखा है कैनफिन होम्स पर। ऑयल एंड गैस सेक्टर भी फोकस में रहेगा। एमके का कहना है कि स्टॉक में काफ़ी अच्छा रनअप नज़र आया है मगर वैल्यूएशंस अभी भी काफ़ी इनएक्सपेंसिव नज़र आ रहे हैं। स्टडी प्रोडक्शन ग्रोथ परसिस्ट करते हुए नज़र आ रही है ऑयल इंडिया के लिए। और ओवरऑल डिविडेंड यील्ड फ्रंट पर ONGC और ऑयल इंडिया भी काफ़ी अच्छी तरीके से प्लेस्ड है, करीब 5 से 6% डिविडेंड यील्ड के लिए।
ओवरऑल इन्होंने अब दोनों ही काउंटर्स ONGC और ऑयल इंडिया पर अपनी खरीदारी की राय को बरकरार रखा है और अपना टारगेट प्राइस बढ़ाया है। और आखिर में हम फोकस करेंगे केफिन टेक पर। स्पार्क कैपिटल की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और ये हाईलाइट कर रहे हैं कि प्राइसिंग प्रेशर MFRTA बिजनेस में अभी भी थोड़ा है, मगर इसका इम्पैक्ट इंडस्ट्री के मुकाबले थोड़ा सा कम है कंपनी पर। कंपनी इशूअर सोल्यूशन में कंपनी मार्केट लीडरशिप एंजॉय कर रही है, हाई प्रॉफिटेबिलिटी एंजॉय कर रही है और उनका जो AIF बिजनेस है ये इनका फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट है। हालांकि अभी सिर्फ 4% ऑफ टोटल रेवेन्यू है। ओवरऑल रेवेन्यू करीब 13% और पैट करीब 18% कैगर से ग्रो हो सकता है FY23 से लेकर 26 तक। और इसी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए स्पार्क कैपिटल ने केफिन टेक पर खरीदारी की राय के साथ कवरेज शुरू की है। शुक्रिया वामाक्षी। तो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर ये तमाम शेयर एक्शन में रहेंगे, लेकिन जे कुमार इंफ्रा इस पर आप खास फोकस कीजिएगा क्योंकि ये CLSA ने टारगेट को बढ़ा के ऑलमोस्ट डबल कर दिया है। 385 रुपए से बढ़ाकर 720 रुपए। ये कह सकते हैं कि स्टैंड आउट पिक आज के ब्रोकरेज रिपोर्ट्स में होगी।